नमस्कार, स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर वीडियो में। डेली करंट अफेयर वीडियो में आप हेडिंग देख पा रहे होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण और बेरोजगारी दर। ये भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है। आज 23 जुलाई है और आज के दिन बजट पेश हो रहा है। आज के पहले यानी कल संसद का मानसून सत्र चालू हुआ। उस मानसून सत्र में निर्मला सीतारमण जी ने भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रखा था। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है? तो पिछले वर्ष का लेखा जोखा होता है। तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय तैयार करता है। प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले साल का लेखा जोखा होता है और बनाता कौन है? तो इसको वित्त मंत्रालय बनाता है। समझ में आ गया? बजट के पहले पेश किया जाता है। क्लियर है? देखिए आगे देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट वाली बात थी, खैर इसके फैक्ट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा कि आर्थिक सर्वेक्षण में क्या क्या फैक्ट्स रहे थे। अभी जो हमें स्टैटिक पार्ट में कुछ हेल्प लेनी चाहिए इस न्यूज़ से, वो ये है कि सालाना 78.50 लाख नौकरियां देना पड़ेगा बजट में अब हर साल। क्यों? क्योंकि हमको जीडीपी को 7% से ऊपर लेकर के आना है। देख रहे हैं कितना नौकरी देना पड़ेगा? 78.50 लाख नौकरियां सालाना देनी पड़ेगी, संगठित, असंगठित, निजी, सरकारी, सभी क्षेत्रों में। देश में कितनी नौकरियों की आवश्यकता थी? 2026 में 80 लाख नौकरियों की आवश्यकता हो सकती है। 2036 में 81 लाख नौकरियों की आवश्यकता हो सकती है। अभी 78 लाख से चालू हुए हैं। मतलब सरकार को कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे जिससे ये सारी नौकरियां हर साल क्या हो सके, आ सके, लोग इसमें ज्वाइन कर सके। पर आप देख रहे हैं परीक्षाओं का हालत क्या है। क्या इसमें आगे कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसी का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि सरकारें इस ओर ध्यान दें। अगर इतने नौकरियों की आवश्यकता है तो इतने रोजगार उत्पन्न होने चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, ये दूसरे न्यूज़पेपर में फिर से वही बातें हैं। 80 लाख नौकरियों को पैदा करना होगा, तब जीडीपी ग्रोथ कितना पहुंचेगा जी? 7% पहुंचेगा। ये अनुमान है ना। रोजगार, वर्कफोर्स में सैलरी पर काम करने वाले महज कितने हैं? तो 21% है। गलत हो रही है। वास्तविक विकास दर कोरोना काल से 20% ऊपर है। क्या ये अच्छा है? नहीं, ये अच्छा नहीं है। कोरोना को गए 3 साल हो गए, हम में और डेवलपमेंट होना चाहिए था। इसी से रिलेटेड अब आज बजट पेश हो रहा है। कल देखेंगे उस बजट में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और उसका हम यूटिलाइज कैसे अपने लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए भास्कर एक्सपर्ट ने क्या कहा, तुरंत राहत देने वाले मीडियम से लॉन्ग टर्म पर फोकस, यानी कुछ ऐसे क्षेत्रों का विकास करना पड़ेगा जहां से तत्काल हमें राहत मिल रही है इस नौकरी को प्रदान करने के लिए। और लॉन्ग टर्म में मतलब पूंजीगत ऐसे निवेश करने पड़ेंगे, निवेश को बढ़ावा देना पड़ेगा जिससे हमारे इस क्षेत्र में ग्रोथ हो पाए, हमारे जीडीपी में ग्रोथ हो पाए। छत्तीसगढ़ का जो आप 10 आधारभूत स्तंभ देखे थे, जो माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने प्रेजेंट किया था, उसमें कैपेक्स को बढ़ावा देना था। वो कैपेक्स वही था, पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देना है और त्वरित विकास भी करना है। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट ये है, स्टैटिक पार्ट पे कुछ आते हैं जिसमें हम बेरोजगारी दर को देखने वाले हैं। आपको बता दें, जो रेगुलर करंट अफेयर की वीडियोस आप देखते हैं उनमें आपको फैक्ट्स की जानकारी दी जाती है। एक नया ट्रेंड स्टार्ट किए हैं। इस नए ट्रेंड से आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के डेटा याद नहीं करेंगे, मेंस से रिलेटेड आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, इस वीडियो को देखने पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है बेरोजगारी दर क्या है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण माफ कीजिएगा, जो पेपर नंबर 5 है छत्तीसगढ़ और भारत का इकोनॉमी, उसमें बेरोजगारी एक विशेष टॉपिक है। और पेपर 7 में जो थर्ड पार्ट है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाती है, ह्यूमन रिसोर्स या फिर मानव संसाधन, उसके लिए भी बेरोजगारी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों पेपर में किसी भी समय या किसी भी साल 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। देखिए बेरोजगारी दर क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यबल क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि श्रम बल क्या होता है। ठीक है, भारत में 15 साल से कितने वर्ष तक को? 60 वर्ष तक के लोगों को कहते हैं कार्यबल। अब इसमें जो कार्य कर रहे हैं एक्चुअल में, उनको कहेंगे श्रम बल।
ठीक है। तो 15 से 60 साल तक के लोग कार्य कर सकते हैं, तो उस उम्र के जितने भी लोग हैं उनको हम कहेंगे कार्यबल, और उनमें जो लोग अभी काम करके पैसे कमा रहे हैं उनको कहेंगे हम श्रम बल। ठीक, तो दर क्या होती है? तो बेरोजगारी दर बेरोजगार श्रम शक्ति का प्रतिशत है। कैसे होगा? तो इनमें जो कार्यबल हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, कार्यबल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। ऋण श्रम बल जो क्या कर रहे हैं? सच में कार्य कर रहे हैं। तो कार्यबल ऋण श्रम बल देखेंगे तो जो बच जाते हैं वो कौन है? वो है बेरोजगार। कौन है वो? बेरोजगार। ठीक है, तो एक फॉर्मूला बन जाता है बेरोजगारी दर। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेरोजगार लोग डिवाइडेड बाय कार्यबल गुणित 100%। ये इंपॉर्टेंट है। अगर बेरोजगारी दर क्या है पूछ देता है तो ये फॉर्मूला लिखकर मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप शो कर सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत आराम से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, इससे पहले के दर आपको बताए जा चुके हैं। ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CIME के अनुसार जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है। फैक्ट्स सीधे सीधे याद करिए। बेरोजगारी दर कौन नापता है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE। कितनी प्रतिशत है? जून 2024 तक भारत की बेरोजगारी दर 9.2% है। पहले NSO या NSSO करता था इसको। जब NSO और NSSO जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस मिल गए, है ना, NSSO और NSO जब मिल गए तो उसके बाद वो उन्होंने बेरोजगारी दर को मापना बंद कर दिया और एक नया CMIE जो है वो अब नापता है। तो जून 2024 तक कितना है? 9.2% है भारत की बेरोजगारी दर। यह मई 2024 से 7% उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। मई में कितना था? तो इससे ये मई में जितना था उससे 7% वृद्धि को दर्शा रहा है। भारत को घाटा हुआ है, बेरोजगारी दर बढ़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं। श्रम बल में भागीदारी 15 वर्ष से अधिक, कितने साल तक काम करते हैं? मैंने आपको बताया था 60 ईयर। ठीक है, ये किसके अनुसार है? तो विश्व बैंक के अनुसार है। और भारत में राज्य यहाँ कितना माना जाता है? 65 ईयर। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये भारत स्तर पर 15 से 65, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 से 60 भागीदारी दर होती है। जनवरी में मार्च में कितने लोग श्रम बल में भागीदार थे? 48.5%। जनवरी मार्च 2024 में कितने हो गए? 50.2%। लोग बड़े हो रहे हैं, 15 साल से के उम्र से उनकी उम्र बढ़ते जा रही है, संख्या में वृद्धि होते जा रही है, पर रिसोर्सेज जहाँ पे उनको रोजगार मिल सकता है वो उतने ही है, इसीलिए यह दर बढ़ रहा है। लोग जितने बड़े होंगे उतना ज़्यादा उनकी कार्यक्षमता विकसित होगी, और यदि हम उसके लिए कोई पोजीशन, ऐसा प्लेटफॉर्म बना नहीं पाए जहां उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो ये दर बढ़ने, बेरोजगारी दर डेफिनेटली बढ़ेगी। ठीक है, यह वृद्धि श्रम बाजार में कार्यशील आयु वर्ग जनसंख्या के बढ़ते अनुपात को दर्शाती है। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। बेरोजगारी दर यहाँ पे जनवरी में कितनी थी? 6.57, और अभी मैंने आपको बताया जून में कितनी है? तो जून में बेरोजगारी दर है 9.2%। घातक है, हो सकता है आज बजट आए इसके बाद इसमें कुछ कमी देखने को मिले। ठीक है, आगे पुराने डेटा है, नहीं याद करना है, बस ये ध्यान रखिएगा रेगुलर बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर कम हुआ था 2021 में, फिर उसके बाद बढ़ते जा रहे हैं, घाटा है इंडिया को। आगे देखते हैं। भारत में राज्यवार बेरोजगारी दर 2023 कितना था? सबसे ज़्यादा कौन है? हरियाणा, ये हरियाणा है। ठीक है, 37.4। फिर उसके बाद राजस्थान, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर जम्मू कश्मीर। 5 के नाम आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ 3.4%, ये भी आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का कितना है? 3.4%। शुरू के 5 राज्य कौन से हैं? तो हरियाणा है, राजस्थान है, बिहार है, झारखंड है, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा है। ठीक है, बेरोजगारी मापन की विधियाँ। तो बेरोजगारी मापन की 3 विधियाँ होती हैं। सबसे पहला विधि होता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ध्यान दीजिएगा, ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 विधियाँ होती है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, चालू साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, चालू दैनिक स्थिति बेरोजगारी। सबसे पहला इसमें है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। मतलब एक आदमी को अगर एक वर्ष में 183 दिन तक उसको काम नहीं मिला है,
183 दिन से काम अगर ज़्यादा मिल गया तो वो रोजगार कहलाएगा, और नहीं मिला एटलीस्ट इतना दिन तो वो बेरोजगार कहलाएगा। साप्ताहिक स्थिति अगर नापेंगे तो ये क्या हो जाता है, एक सप्ताह में 1 घंटे या उससे अधिक अगर कोई आदमी काम प्राप्त कर लिया तो वो रोजगार कहलाएगा। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, एक दिन में 4 घंटे से अधिक अगर रोजगार प्राप्त करता है तो वो रोजगार व्यक्ति है। 4 से 1 घंटे तक अगर वो रोजगार प्राप्त करता है तो वो अर्ध रोजगार है, और अगर उससे कम काम कर पाता है यानी 1 घंटे का भी उसको काम नहीं मिलता तो वो कैसा बेरोजगार हो जाएगा, वो पूर्ण बेरोजगार कहलाएगा। ठीक है, मतलब बेरोजगार कहलाएगा, यहाँ पूर्ण रोजगार से कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 1 घंटे से भी कम काम मिलता है तो वो पूर्ण बेरोजगार काम कहलाता है। अच्छा, ये तीनों अलग अलग नहीं है, अपने ऊपर है ना। अगर ऐसे नापना है, कोई संस्था ऐसे नापती है तो इस आधार पर नाप सकती है, कोई संस्था हफ्ते हफ्ते का मॉनिटरिंग करना चाहती है तो इस आधार पर नाप सकती है, कोई संस्था एकदम अलाल है और वो साल भर में नापना चाहती है तो ऐसे नापेगी। समझ में आ गए, ये मापन के तरीके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक सर्वे के डेटा आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आपको इस वर्ष के जीडीपी और उनकी भागीदारी, अलग अलग क्षेत्रों की भागीदारी और क्षेत्रों की वृद्धि यहाँ पर स्लाइड में शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये स्लाइड में जो आपको दिख रहा है ये छत्तीसगढ़ की भागीदारी और वृद्धि अलग अलग क्षेत्रों में दिख रही होंगी। ठीक है, आगे के वीडियो में इसके और कंटेंट रहेंगे जिनको हम आपके पास ला करके प्रेजेंट करेंगे। ठीक, स्लाइड में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की आर्थिक सर्वेक्षण में अलग अलग क्षेत्रों में वृद्धि और भागीदारी को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इस वर्ष के जीडीपी ग्रोथ की आप वृद्धि देख पा रहे होंगे। इन डेटाओं को याद रखिएगा, ये डेटा आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेंस अगर आप लिखेंगे। खैर, इस बार आप जो मेंस लिखेंगे वो अगले साल के लिए लिखेंगे तो अगला इकोनॉमिक सर्वे आ जाए रहेगा, तब का डेटा आपको डालना रहेगा, पर ये जो कंटेंट है इस बार तो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला ये था, ये थोड़ा कल के करंट अफेयर से लिंक्ड है। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको ये समझाया था कि कैसे बस्तर के क्षेत्र में बाढ़ आ चुका है, जिसको डिजास्टर कहते हैं, उसका मैनेजमेंट, तो केवल बाढ़ आना कोई डिजास्टर नहीं है, सूक्ष्म जीवों या फिर बीमारियों से भी जो डिजास्टर आते हैं वह भी एक प्रकार की आपदा है, और इसका निवारण करना भी कलेक्टर का मुख्य काम होता है। ये न्यूज़ सिर्फ उसी को बताने के लिए था। बिलासपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में डायरिया, मलेरिया, इन सब जगहों, इन सब बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए यहाँ के जो कलेक्टर हैं, बिलासपुर के कलेक्टर, उनकी एक टीम बनी है जो इस पर इफेक्टिव काम करी है। समझाने का सिर्फ इतना मतलब था कि केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, इस तरह के ऐसे रोग जनित आपदा या फिर कीटाणु जनित आपदा भी उस आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं, जो जिम्मेदारी है किनकी, कलेक्टर साहब की। ठीक है, आगे इसके बाद कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब जो भी होगा बजट में देखा जाएगा। कल फिर हम मिलेंगे, फिर से वही चीज़ें रिपीट अपने से आप कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि और लोग पढ़ पाएँ। ये टेलीग्राम चैनल आपको दिख रहा होगा, इस पे इंडिया के करंट अफेयर पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन करिए और फिर पढ़ते रहिए। कल फिर मिलेंगे, कहीं तो हम जा नहीं रहे, आप भी यहीं पे हैं। कल जब मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ और नए स्टैटिक पोर्शन के साथ। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आप सिर्फ डेटा याद करके एग्ज़ाम में नहीं जा सकते, उसको मेंस में कैसे यूज़ करें, कहाँ रिलेट करके उसको हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में कुछ स्टैटिक से रिलेट करके प्रीलिम्स में भी आ जाता है तो कैसे बन जाए, ऐसा पढ़ना होगा। मैं इस काम को लिया हूँ आपको पढ़ाने का, आपको इस काम को लेना है खुद पढ़ने का। बस वीडियो देखना है, सीखना है। ठीक है, शुक्रिया, साथ में बने रहिए, कल फिर मिलते हैं।